हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का और उसका नाम है कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन का कन्वर्जेंस हम लोग कैसे चेक करते हैं? देखिए, दो तरीका होता है। एक तो हो सकता है कि ऐसे लिख करके आ जाए कि डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन, और दूसरा हो सकता है कि आपको बीटा फंक्शन दे ही दे। तो फिलहाल हम मान के चलते हैं बीटा फंक्शन आपको नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीटा फंक्शन होता क्या है। वी नो दैट अब बीटा फंक्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि बीटा जो mn होता है, जिसको हम लोग bmn लिखते हैं, वो एक इंटीग्रल होता है 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अब बात देखिए, अगर बात आती है कि इसके कन्वर्जेंट का आखिर में मतलब क्या है, तो कन्वर्जेंट किसी इंटीग्रल को कन्वर्जेंट कहते कब है? पहला तो सवाल ये उठता है। तो कन्वर्जेंट तब कहते हैं जब उसकी रेंज फाइनाइट हो, माने इंटीग्रल की जो है, जो इंटरवल की रेंज हो, यानी ये रेंज फाइनाइट हो। तो फाइनाइट तो है ही भाई, 0 to 1 फाइनाइट है। और दूसरी बात आती है कि क्या इस रेंज में कहीं भी इंटीग्रैंड अनबाउंडेड तो नहीं है, पूरी तरह से इसको बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब कहीं, अनबाउंडेड मतलब कहीं भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। देखो, तो सब कुछ डिपेंड करता है इस पावर के ऊपर, क्योंकि आप सोचो कि अगर हम x को 0 रख देते हैं, सपोज दैट ये पावर अगर नेगेटिव है, तब तो ये इनफाइनाइट कर देगा। इसी तरह अगर हम x को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये पावर नेगेटिव है, तो 1 पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब सारा कुछ जो खेला है वो इस पावर का है। अगर पावर जो है नेगेटिव कब होगी, आप खुद सोचो कि पावर नेगेटिव तभी होगी जब ये जो m है वो 1 से छोटा हो। इसी तरह जो ये n है, ये भी 1 से अगर छोटा है तो हर हाल में पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये अनबाउंडेड हो जाएगा 0 और 1 पे। तो इसी वजह से हम लोग बीटा फंक्शन के कन्वर्जेंस को चेक करते हैं कि किस कंडीशन में कन्वर्जेंट होता है। तो देखिए, यहां पर हम लोग पहले दो केस डिस्कस करेंगे। पहली जो केस होती है वो ये है कि ऐसे कह देते हैं कि व्हेन m ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसका मतलब m और n दोनों एक से जो है ग्रेटर है। तो भाई अगर दोनों एक से ग्रेटर है तो इसका मतलब इसकी भी पावर पॉजिटिव है और इसकी भी पावर पॉजिटिव है, तो कहीं कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब ये पूरी तरह से ये बाउंडेड है, रेंज ऑलरेडी फाइनाइट है ही। इसका मतलब ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है। तो अगर m इस कंडीशन में हम सीधे कह सकते हैं कि देन बीइंग ए प्रॉपर इंटीग्रल, बीइंग ए प्रॉपर इंटीग्रल, इट विल बी कन्वर्जेंट। ये हो जाएगा कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर जो अगला क्वेश्चन उठता है वो ये है कि अगर m की वैल्यू और या n की वैल्यू अगर 1 से लेस हो गई तो क्या होगा? तो भाई लेस हो जाएगी तो वही तो हमको डिस्कस करना है। अगर लेस हो जाएगी तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब 0 पे भी ये अनबाउंडेड हो जाएगा और ये 1 पे भी अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट इसको हम देख लें, थोड़ा सा फॉन्ट इसका सही हो जाए। क्लियर? देखिए, अब केस सेकंड में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, समझने की जरूरत है। केस सेकंड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इफ m लेस देन 1, n लेस देन 1, तो अगर m और n दोनों 1 से लेस हो गए तब तो दोनों की पावर नेगेटिव हो गई। तो आप ये कहेंगे कि देन इंटीग्रैंड विल बी अनबाउंडेड। ये अनबाउंडेड का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। विल बी अनबाउंडेड एट x इक्वल टू 0 एंड 1 बोथ, दोनों पे अनबाउंडेड हो जाएगा। तो अगर दोनों पे हो जाएगा तो हम पहले इस इंटरवल को ब्रेक करते हैं और दोनों को अलग अलग इवैल्यूएट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो देखो, पहले मैंने इसको लिख दिया 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। देखो, चूंकि दोनों पर अनबाउंडेड है तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक हमने 0 to a लिख दिया, अपने मन से मैंने आर्बिट्रेरी कोई चूज कर लिया, m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। और दूसरा हमने लिख दिया बच्चों a to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अब यहां a के बारे में क्या है, a जो है वो 0 और 1 के बीच की कोई नंबर है। इंटरवल को ब्रेक करना है।
अब इस इंटीग्रल को हमने अपने मन से पहले पार्ट को I1 दूसरे को I2 कह लिया कि चलिए आपका नाम I1 I2 है। तो हम बारी बारी एक एक का कन्वर्जेंट चेक करेंगे। देखो बात यह है कि जो I1 है उसको खतरा 0 से है और जो I2 है उसको खतरा 1 से है। तो बारी बारी हम एक एक खतरा देखेंगे कि किसकी वजह से प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले अगर आपने अच्छे से I1 का कन्वर्जेंस समझ लिया तो जान लीजिए बिल्कुल सेम मैनर जो है I2 के लिए भी रहेगा। तो पहले हम बात करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ I1। किसी का भी हम पहले चेक कर सकते हैं, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप I1 पहले करेंगे, I1 I2 करेंगे। तो I1 क्या है, 0 to 1 0 to a है, x और m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। देखो यहां पर इस रेंज में कहीं 1 तो है नहीं, तो ये 0 पे अनबाउंडेड होगा। क्यों अनबाउंडेड होगा? क्योंकि x की पावर जो है वो नेगेटिव है। तो आप ये कहेंगे कि at x इक्वल टू 0 I1 इज अनबाउंडेड। आप जानते हैं ऐसी कंडीशन में हम लोग म्यू टेस्ट यूज करते हैं, वो ज्यादा प्रेफर करता है। तो टेकिंग, देखिए ये हमने लिख भले दिया कि म्यू ग्रेटर देन 0, ऑलरेडी म्यू ग्रेटर देन 0 होता ही है। म्यू चाहे वो कन्वर्जेंट की केस हो चाहे डाइवर्जेंट की केस हो, म्यू हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। तो देखो म्यू ग्रेटर देन 0, तो अब किस पे अनबाउंडेड है? ये 0 पे है। तो देयरफॉर लिमिट, यहां देखो लिखा जाता है x टेंडिंग टू 0 प्लस, क्योंकि 0 पर LHL नहीं निकल सकता है, 0 पर RHL निकल सकता है, राइट हैंड लिमिट निकल सकती है, इसलिए 0 प्लस लिखते हैं। किस पे अनबाउंडेड है? 0 पे। तो लिखा जाएगा x माइनस 0 की पावर म्यू और आपका fx, इसी से हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर म्यू और fx कितना है? x पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1। अब यहां पे जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो यहीं पर आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखिए x की पावर जो है ये म्यू प्लस m-1 हो गई और 1 माइनस एक्स की पावर n-1, और ये वैल्यू देखो x को 0 टेंड करेंगे तो यहां पे टेंड करते हैं तो ये 1 आ जाता है। प्रश्न उठता है कि यहां पे क्यों नहीं किया गया? बात ये है कि जो म्यू होता है, जिस टर्म की वजह से अनबाउंडेडनेस होती है उसी टर्म को म्यू खत्म कर देता है। इसका मतलब जो म्यू होता है वो कितना माना जाता है? जो इस टर्म की पावर को 0 कर दे। अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो fx इक्वल टू कोई फंक्शन लिखा है x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं 0 पे अनबाउंडेड है, तो इस कंडीशन में हम म्यू इक्वल टू 2 लेते हैं ताकि वो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाए, वो अनबाउंडेडनेस खत्म हो जाए। तो म्यू का काम ही यही रहता है कि जिस टर्म की वजह से अनबाउंडेडनेस है उसकी पावर को 0 कर देना। तो इसी वजह से हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, लेकिन कब? देखो x को 0 टेंड करेंगे तो 1 आएगा, और ये कब आएगा? इफ म्यू प्लस m-1 0 के बराबर हो, दैट इज म्यू इक्वल टू कितना? 1 माइनस m, बस इतना। अब वैसे भी अगर आप जनरली सोचो तो इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और नीचे लाएंगे तो कितना होगा? 1 माइनस m ही तो होगा। तो आखिर में म्यू इक्वल टू 1 माइनस m अब भी आ रहा है, तो चाहे इधर से आप बात करेंगे होगा वही। तो देखिए अब कंडीशन ये है कि चूंकि जो लिमिट है वो 1 आ चुकी है। आप अगर म्यू टेस्ट पढ़े, वैसे म्यू टेस्ट का मैं वीडियो बनाऊंगा, तो अगर जो है ये लिमिट, देखो कन्वर्जेंट के लिए क्या केस होती है कि लिमिट फाइनाइट हो, एग्जिस्ट हो, यूनिक हो, और डाइवर्जेंट के लिए क्या होती है? या तो लिमिट प्लस माइनस में इनफाइनाइट में कोई आ जाए, और या तो अगर फाइनाइट है तो नॉन जीरो है। तो लेकिन यहाँ पर तो जो है नॉन जीरो आ चुका है, इसका मतलब यहाँ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों डिस्कस होगा। एक केस समझो कि अगर यहाँ 0 आ गया होता तो डाइवर्जेंट ये होता ही नहीं, फिर तब ये कन्वर्जेंट ही लगता म्यू टेस्ट के हिसाब से। तो अब इसमें देखिए आगे डिस्कशन कैसे होगा, अब समझते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि म्यू तो ऑलरेडी 0 से बड़ा है ही। अब हम ये देखेंगे कि इफ
म्यू ग्रेटर देन 0, तो आखिर में म्यू माने कितना 1 माइनस एम ग्रेटर देन 0। आप इसको इधर कर दो, यानी 1 लेस देन एम। इसका मतलब अगर जब म्यू 0 से बड़ा हुआ तो उस कंडीशन में यम जो है वो 1 से छोटा हुआ। दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं कि म्यू अगर 1 से छोटा होता है तो क्या होगा, इसका मतलब 1 माइनस एम लेस देन 1, इसका मतलब यम हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब ये डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, बात यह म्यू टेस्ट के हिसाब से अगर म्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, 0 से ग्रेटर होगा 1 से लेस होगा, तो उस कंडीशन में इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट है, यूनिक है। इसी वजह से मैंने 0 से ग्रेटर और 1 से लेस को डिस्कस किया। अब समझते हैं आगे। तो आप यहां पे इतना बोलेंगे कि देयरफॉर इफ म्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, दैट इज यम ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। देखो म्यू ग्रेटर पे यम लेस देन 1 आया है और म्यू लेस देन 1 पे यम ग्रेटर देन 0 आया है, तो आया तो अल्टीमेटली वही है। तो आप कहेंगे कि देयरफॉर बाय म्यू टेस्ट I1 विल बी कन्वर्जेंट। I1 क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब अगला पॉइंट समझते हैं कि इफ म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है तो क्या होगा, तो 1 माइनस एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, 1 1 कैंसिल, इसका मतलब एम लेस देन आर इक्वल टू 0 हो गया। तो देयरफॉर बाय म्यू टेस्ट I1 विल बी डाइवर्जेंट। तो आपने ये देखा कि I1 कन्वर्जेंट कब है, जब ये कंडीशन है, और I1 डाइवर्जेंट कब है, जब एम लेस देन आर इक्वल टू 0 है। अब बिल्कुल इसी तरह हम लोग I2 का कन्वर्जेंस चेक करेंगे, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो I2 का तो आपको श्योर समझ में आना ही आना है, क्योंकि ये सब कुछ वही है। अब हम I2 का कन्वर्जेंस देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको अच्छे से देखिए। सभी स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट वीडियो का ताकि मिलता रहे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। देखिए अब बात करते हैं कन्वर्जेंस। किसका कन्वर्जेंस हम देखते हैं, I2 का। I2 आखिर में है कितने के बराबर, तो I2 है a21 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। आप जानते हैं ये अनबाउंडेड है 1 पे, क्योंकि इस रेंज में कहीं 0 तो है नहीं भाई, a 0 से बड़ा है। तो आप ये कहेंगे कि द इंटीग्रैंड is unbounded at x equal to 1। फिर से आपको एक न्यू टेस्ट लेना है, तो देयरफॉर लिमिट ये किस पर अनबाउंडेड है, 1 पे, तो 1 माइनस लिखा जाएगा, क्योंकि ये 1 पे हम राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये 1 माइनस कितना, 1 माइनस x की पावर म्यू fx। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पर फिलहाल 1 से ही इवैल्यूएट होता है, लेकिन यहाँ बताया जाता है कि हाँ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो 1 माइनस एक्स की पावर म्यू, x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x की पावर n माइनस 1। अब देखिए इस बार म्यू किस टर्म की पावर को 0 करने जा रहा है, तो यहाँ x की पावर m माइनस 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस x की पावर m इतना हो गया। आप जानते हैं म्यू क्या करता है, इस टर्म की पावर को 0 कर देता है। तो x को अगर हम 1 टेंड करते हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन ये 1 होगी कब, इफ म्यू प्लस n माइनस 1 0 के बराबर हो, दैट इज म्यू इक्वल टू 1 माइनस n हो। ऐसे भी हमारा म्यू वही निकलता है और यहां से भी वही निकलता है, बस ये आपको समझना है। अब देखिए अभी पिछले पार्ट में जब हमने I1 का कन्वर्जेंस चेक किया था तो म्यू की वैल्यू 1 माइनस m आई थी, अब की बार म्यू की वैल्यू 1 माइनस n है, तो सेम कंक्लूजन निकलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां पे। केवल यम और यम का डिफरेंस है, तो यम और यम के डिफरेंस से कुछ इसमें होना नहीं है, तो आप ऐसे सीधे लिखेंगे, इफ म्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, दैट इज n ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, देन बाय म्यू टेस्ट I2 विल बी कन्वर्जेंट, I2 हो जाएगा कन्वर्जेंट। आप चाहे तो पूरा डिस्क्रिप्शन दे दे जैसे पिछले में था। इफ म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1,
यहां से क्या मिलता है 1 माइनस n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देखो वही रिजल्ट मिलता है ना, यहां चूंकि माइनस है इसलिए इक्वलिटी पलट जाएगी। तो देयरफॉर बाय न्यू टेस्ट I2 विल बी डाइवर्जेंट। अब हम लोग फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं कि I1 प्लस I2 कब कन्वर्जेंट कब डाइवर्जेंट। तो आप कहेंगे देयरफॉर I1 प्लस I2 दैट इज दोनों का सम 0 to 1 हो जाएगा, x की पावर m माइनस 1 और m माइनस 1 dx। ये कन्वर्जेंट कब होगा, विल बी कन्वर्जेंट इफ m ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 और n ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, दोनों कंडीशन एक साथ लिखी जाएगी। एंड डाइवर्जेंट के लिए क्या केस है, पहले में है लेस देन आर इक्वल टू 0, दूसरे में भी लेस देन आर इक्वल टू 0। ये तो हो गया बच्चों कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात। देखिए यहां पर लिखा गया है, दोनों बहुत ही ऐसे लिख दिया है हमने, और n लेस देन आर इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए एक फाइनल लाइन हम लोग समझते हैं, ये होने को तो पूरा हो गया। अच्छा जरा हम लोग केस फर्स्ट और केस सेकंड को कंबाइन करें, थोड़ा सा याद करिए। केस फर्स्ट में हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, केस फर्स्ट में हमने ये देखा था कि अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर आर इक्वल है, n से ग्रेटर आर इक्वल है, n की वैल्यू 1 से ग्रेटर आर इक्वल है, माने m और n दोनों ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तो प्रॉपर इंटीग्रल होने के कारण कन्वर्जेंट है। अब जरा यहां पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं, जरा इसको मिलाने की कोशिश करिए। ये कहता है कन्वर्जेंट कब है, जब 0 से ग्रेटर है 1 से लेस है, और ये कहता है 0 से ग्रेटर और 1 से लेस। देखो इस कंडीशन में भी कन्वर्जेंट है और इस कंडीशन में भी कन्वर्जेंट है। अगर दोनों को हम मिक्स करें, ये कहता है 0 से ग्रेटर 1 से लेस, और ये कहता है 1 से ग्रेटर भी और 1 के इक्वल भी। तो अगर दोनों को मिलाया जाए तो यही इतना लिख दिया जाए कि m ग्रेटर देन 0 पे कन्वर्जेंट, m ग्रेटर देन 0 पे कन्वर्जेंट में फिर 1 को इंक्लूड करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि 1 से लेस भी है, 1 पे भी है और 1 से ग्रेटर भी है, हर पॉइंट पे कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे हम इतना क्यों लिखेंगे, इसी तरह n के लिए भी हो गया, डाइवर्जेंट के लिए तो वही केस है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं फाइनल लाइन कि देयरफॉर कंबाइनिंग केस फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों केस को कंबाइन करके वी फाइंड दैट बीटा फंक्शन मतलब आप दैट इज करके वो इंटीग्रल लिख दें 0 to 1 x पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 dx विल बी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब ये हो रहा है, इफ m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0। अब यहां 1 को नहीं लिखना है। एंड डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट कब है, ये डाइवर्जेंट है इफ m एंड n लेस देन आर इक्वल टू 0। तो बस यही इतना बच्चों, नेक्स्ट जो है मैं वीडियो में कवर करूंगा गामा फंक्शन का कन्वर्जेंस। तो इसमें इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।